चलिए, तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सरल सवाल था, फिर भी कोई डाउट मन में आए तो पूछ लेना मुझसे। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि when a uranium 238 nucleus originally at rest, पहले रेस्ट पे था, decays by emitting an alpha particle, एक अल्फा पार्टिकल बेटा एमिट करता है, having speed u, then the recoil speed of the residual nucleus, यानी डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड क्या होगी। ये स्पीड दिए हैं 4u बाई 238 माइनस 4u बाई 234, 4u बाई 234 माइनस 4u बाई 238। सर सी। बताएं भाई क्या आंसर आएगा। अर्जुन, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। आकृति, ऋषभ, एवरीबॉडी। ये डिस्कशन सेशन है बेटा, ये कोई कथा वाला सेशन है। एक बच्चे ने सी बताया है, कार्तिकेय ने बी बताया है। देखते हैं बाकी बच्चे क्या बताते हैं। बच्चों अल्फा डिके है और कॉन्सेप्ट यूज होना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। सर बी। ओके लेट्स सी। देखो बेटा, मान लेते हैं ये हमारे पास यूरेनियम 238 है बेटा। तो अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास लगभग बराबर मान लिया जाए, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास मान लेते हैं m। तो बेटा ये एक ऐसे समझो एक्सप्लोजन जैसा है कि यूरेनियम न्यूक्लियाई था और एक छोटा न्यूक्लियाई बनेगा थोरियम, जिसके 234 मास बचेगा, और एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अगर बेटा अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, बिकॉज सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और पहले मोमेंटम 0 था बेटा। तो माइनस का 234 मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से रिकॉइल कर रहा है। हालांकि अगर हम वेक्टोरियली देखें तो अपोजिट होगा। तो अगर मैं पहले से ना मानूं कि अपोजिट आ रहा है, मैं सेम डायरेक्शन में मान लूं, तो ये 4 और इसकी वेलोसिटी u है, तो v1 की वैल्यू माइनस 4u बाई 234 हमारी आ जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव यहाँ पर बेटा डायरेक्शन को स्पीड पूछा है ना, स्पीड पूछा है। स्पीड पूछा है, कहाँ लिखा है? रिकॉइल स्पीड अच्छा लिखा है, तो स्पीड तो फिर पॉजिटिव होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन सभी समझ गए थे कि मोमेंटम कंजर्व करना है इसमें। यस सर। अल्फा डिके बीटा डिके में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी में क्यू वैल्यू, जो क्यू वैल्यू होती है वो डेल्टा के बराबर होती है। वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो। लिखा है ए रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट हैज, एक सेकंड कोई ज्वाइन करने आया क्या? A radioactive sample at any instant has its disintegration rate 500 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बेटा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो होता है ना, ये एक्टिविटी कहलाती है। इसे ए से या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कि माइनस dN/dt भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके एक ही शब्द है। तो 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो रहा है। ओके, आफ्टर 5 मिनट द रेट इज 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, देन द डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू बताइए बेटा। सर ए।
लेट्स सी, देखते हैं बेटा। सर बी पार्ट। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का है बेटा, ये आपने केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में भी एक जनरल रिलेशन पढ़ा होगा, और मॉडर्न फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा है। एक मिनट का समय दूंगा बेटा, एक मिनट में इसको ट्राई करो। सी। ओके, लेट्स सी। सर ए पार्ट। देखते हैं, लेट्स सी। सर ए पार्ट। ए पार्ट ही लग रहा है यार। और बच्चों देखते हैं। बच्चों आपको याद होगा कि हालांकि केमिस्ट्री में तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हो, पर फिजिक्स में हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, R बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर ये फॉर्मूला भी याद रह जाए, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं n बराबर n नॉट माइनस लैम्डा टी, बचे हुए न्यूक्लियाई दोनों तरफ अगर हम ln ले लें, ln, तो ये ln बेटा आर नॉट आएगा और माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। तो लैम्डा टी लेफ्ट में ले आएंगे, ये ln आर नॉट बाई आर होगा बेटा। तो ये जो टाइम है, लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं 1/t ln आर नॉट बाई आर। इसी को बच्चों आप लोग याद करो, केमिस्ट्री में जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303/t लॉग बेस 10 आर नॉट, मतलब इनिशियल एक्टिविटी अपॉन प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी, ये लिख लेते हो, या a/a-x टाइप ऐसे कुछ लिख लेते हो। तो बस अभी हमें ln में ही लिखना है, तो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लें। इन्होंने शुरुआत में एक्टिविटी इतनी दी है, आर नॉट है, और 5 मिनट के टाइम पे एक्टिविटी ये दी है, तो ये आर हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 मिनट। पर मिनट पूछा है तो मिनट ही रहने देते हैं, 5 ln आर ये है 5000 डिवाइड बाई 1250, तो ये 4 आ जाएगा, तो 0.2 आएगा ये, और ln के अंदर 4 होगा तो 4 टू की पावर 2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 0.4 ln2 आएगा बेटा। देखो समझो, सारे फॉर्मूले समझो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे करेंगे ना बेटा? यस सर। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, अगर ये वाला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो ये वाला याद रहेगा, इससे आप लॉग ले लेना, है ना, इससे आप लॉग ले लोगे। बताओ बेटा, कोई डाउट है किसी को? सभी लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो बेटा बताओ। इसमें दिखा हुआ है कि ए न्यूक्लियस विद Z इज इक्वल टू 92 एमिट्स द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। एक न्यूक्लियस है जिसका Z 92 है, और वो अल्फा फिर बीटा माइनस फिर बीटा माइनस फिर अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा
इतना सारा एमिट कर रहा है, लेकिन फाइनल जेड कितना होगा इसमें से? सीक्वेंस में एमिट कर रहा है। एक पार्ट लेट्स सी, देखते हैं बेटा। यस सर 78 ही आएगा बेटा तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो रहा है वो ये बेटा कि जब अल्फा डिके होता है तो किसी भी चीज से जब अल्फा निकलता है बेटा, तो जो रिमेनिंग डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसमें मास नंबर में 4 और प्रोटॉन नंबर में 2 की कमी आती है, याद है कि नहीं? बीटा माइनस जब डिके होता है तो एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बीटा माइनस डिके होता है, ये बीटा इलेक्ट्रॉन है बेटा। और बीटा प्लस डिके जो होता है बेटा, बीटा प्लस दिया है क्या? बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है, तो ये सभी वाई बना देता हूँ मैं, वाई। कभी भी बीटा डिके में प्रोटॉन में एक प्रोटॉन निकलता है, इसमें पॉजिट्रॉन निकलता है ई, ये +1 और 0। तो बीटा डिके में मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ प्रोटॉन नंबर में फर्क आता है। तो बीटा माइनस डिके में Z+1 होता है, इसमें Z-1 होता है। इसमें एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, इसमें न्यूट्रॉन निकलता है। तो अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 3 ही डिके हैं। तो आइए बच्चों हम पकड़ लेते हैं, सबसे पहले 92 लिखते हैं, हमें सिर्फ प्रोटॉन नंबर से मतलब है। तो अल्फा निकलेगा तो 2 घटा देंगे, बीटा माइनस निकलेगा तो 1 जोड़ेंगे, बीटा प्लस निकलेगा तो 1 घटा देंगे। तो आइए देख लेते हैं टोटल अल्फा कितने निकले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फा निकले हैं। तो 92 में 8 इंटू 2 इतना कम कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 बेटा 4 बीटा माइनस निकले हैं तो +4 इंटू 1 जोड़ देंगे, और 1 2 2 बीटा प्लस है तो -2 इंटू 1 ये। तो बेटा 16 और 2 18 माइनस का है 4 14 घटेगा, इसमें शायद 78 आएगा बेटा। 78 करेक्ट। याद आ गया बेटा सभी को? अल्फा डिके बीटा डिके और बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता था बेटा। बीटा माइनस में न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन डिके होता था तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता था और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता था और एंटी न्यूट्रिनो बनता था। और ये बीटा डिके में जो एनर्जी होती थी वो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर होती थी बेटा। बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता था। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता था और पॉजिट्रॉन बाहर आ जाता था। ये हालांकि बहुत ही रेयर प्रोसेस होता था, मैंने बताया था, और जब तक कोई एक्सेस एनर्जी नहीं होगी तब तक ये इस तरह का प्रोसेस नहीं होता था बेटा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है और केमिस्ट्री में भी इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में आ गया, ये इत्तेफाक की बात है। चलिए तो कहानी को बेटा हम आगे बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का है, बट तो ठीक है, आ सकता है। तो बताइए जरा इसमें क्या आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये प्योरली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई नहीं, आप इसको ट्राई करो। सर आंसर उसका दिया है।
किया है? अच्छा ग्रीन का है वो, आई सी। कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ। सर साइज, वही होगा, सर साइज मेटल। उसका बड़ा होगा, साइज सर बड़ा साइज हो बड़ा जाए होगा उसका। तो निकल जाएगा। अच्छा, ये जिसने किया उसको माइनस वन मिला है कह रहे हो? क्या आंसर है इसका? एक्सप्लेन बी। करो, अच्छा कैसे आएगा? हाँ? अरे जाओ। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड। कार्तिकेय, सर श्रेयांश, पीरियोडिक एक्सप्लेन करो टेबल में बेटा। एकदम लेफ्ट में और एकदम डाउन पे है, इसलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, सीजियम। देखो मुझे जहां तक याद आ रहा है, बताना जरा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। राइट में जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है? यस सर। नहीं। यस हाँ बढ़ता है, बढ़ता है। और इधर नीचे आने पे घटता है, नीचे आने पे भी बढ़ता है। सर घट अगर नीचे जाता आने घटता है पे नीचे। घटता है, तो नीचे आने पे हाँ घटता है, साइज बड़ा होता जाता है, घटता है। तो अगर हम देखें तो सीजियम, सीजियम ही होगा क्या? यस सीजियम सर, पहले सर ग्रुप जनरली का है ना, पहले ग्रुप का है ना, तो सर इन इसी पे जनरल सबसे ज्यादा। घटता है हमेशा। एक इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल जाएगा इसका, है ना? ये तो इनर्ट गैस है, तो बहुत मुश्किल हो। यस सर, डाउनवर्ड ग्रुप में इन जनरल घटता ही है। जो 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 ये आयुष पांडे कह रहा है, ये भी जेन्युइन बात है कि साइज काफी बड़ा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड काफी कम होगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ रहे हैं बेटा बात? तो ये ठीक है, मैं मान लूंगा आप लोगों की बात। कौन आ रहा है अभी? ओके सर, चलिए तो एक क्वेश्चन और पेश करेंगे आपके लिए। कहाँ तक पहुंच गए? ये वाला क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा, ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है। इसमें भी माइनस वन मिला है जिसने किया है। कोई नहीं बेटा, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि द वेवलेंथ्स इन्वॉल्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूटेरियम आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है, वो ड्यूटेरियम से जो निकलने वाले एमिशन स्पेक्ट्रम उससे थोड़ी अलग है। कारण पूछा है, क्यों है कारण? सर ऑप्शन डी। तो नहीं गया, बस मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था यार, एक मिनट के लिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बस बस मैं वापस आ गया। कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्या आंसर है भाई इसका? सर ऑप्शन डी। तब बी पार्ट।
गलत जवाब है भाई डी साहब। पार्ट। मुझे तो सब गलत लग रहे हैं तुम लोगों के। The wavelength involved in the spectrum, the size of two nuclei are different. Nuclear force are different in two class cases. Masses of two nuclei are different. अरे बेसिक अंदाजा तो मास का ही है ना बेटा। मास अलग अलग है, एक ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन भी अलग होता है। क्यों बे, मास का नहीं आएगा? मास ही होना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स का स्पेक्ट्रम से क्या लेना देना? न्यूक्लियर फोर्स का स्पेक्ट्रम से क्या लेना देना? अरे नहीं, स्पेक्ट्रम में तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल्स में जो चेंज आ रहा है उसका न्यूक्लियस के अंदर से कोई लेना ही देना नहीं है। एनर्जी लेवल्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेना देना होता है, तो साइज से कोई लेना देना है नहीं। साइज तो बेकार हो गया। न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़े ना काम करता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी निकलती है। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन टू केसेस। ये भी गलत बात है, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही है। ड्यूटेरियम में भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक प्रोटॉन है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। मास ही हो गया। और मास सुनो कैसे हो गया, हम बोर मॉडल के करेक्शन कर ही चुके हैं। तो बोर मॉडल में हमें पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 बॉडी रोटेशन करते हैं, तो म्यू जो होता है वो रिड्यूस्ड मास आता है, एम के स्थान पर ये आता है। तो ड्यूटेरियम में एक मास तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, एक मास डिफरेंट होगा, है ना, एक मास, है ना। तो इस हाँ, तो वो तो एम की जगह म्यू हो जाता है। मैंने क्लास में कराया है पांडे, तुम ऐसी हरकतें तो ना करो कम से कम। सुनो मैं दिखाता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला अगर न्यूक्लियस को रेस्ट पे माने तो Z²/n² होता है, और अगर न्यूक्लियस को रेस्ट पे ना माने तो मास ऊपर से हटा के ये आ जाता है μ/m। मतलब इतने फैक्टर से याद करने का तरीका बताया था। इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो और म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। म्यू है mm/m+m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इसका मास है। सिमिलरली जो 1/λ है वो R/Z² μ/m 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसे। तो ये रिड्यूस्ड मास इफेक्ट पढ़ाया था हमने। अभी कौन आया? तो आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को कि ये मासेस का ही मेन क्राइटेरिया है, मास का ही मेन रोल है। और मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है हम लोग। ओके, चलो बेटा इस क्वेश्चन को करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। सर डी ऑप्शन क्या है?
अरे यार ये तो मिट गया। मैं एक सेकंड में कोशिश करता हूँ देखने की। डी ऑप्शन है शायद 10⁻⁹ केल्विन है बेटा। हाँ सर यही आएगा। बेटा इसमें कह रहा है इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 2H1 एक ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, हीलियम मिल रहा है। द गिवन द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू nuclei is this at the temperature at which the gases must heated to initiate the reaction is nearly. बेटा देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या लगाओगे, मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना। जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं ना, फ्यूजन है बेटा ये। बेटा देखो बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई बेटा जब पास आते हैं ना और कंबाइन होते हैं तो फ्यूजन होता है बेटा। लेकिन इन्हें पास आने के लिए भयंकर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। इन्हें इतना पास आना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो कि एक न्यूक्लियाई दूसरे के पास अगर आ रहा है के काइनेटिक एनर्जी से, है ना, नियरली पूछा है, तो अगर के काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए ताकि ये इस रिपल्शन को ओवरकम करके उतना पास आ सके जितना पास आने के लिए इन्हें फ्यूजन करा सके। यानी अल्टीमेटली जब तुम इन न्यूक्लियाइज को ऐसे कह सकते हो बेटा, इन न्यूक्लियस जो छोटे छोटे हैं इनको इतनी तेज रफ्तार से फेंकोगे कि इतनी करीब आएंगे कि चिपक के फ्यूजन कर लेंगे। उस वक्त इन्होंने कहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी होती है ना। तो आपको इतनी एनर्जी कंजर्वेशन से इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको देनी है बेटा, ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो जाए और बहुत पास लेके फ्यूजन करा ले। अब गैसेस में जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 3/2 kT एनर्जी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। 3/2 kT बेटा एनर्जी होती किसी टी टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये 3/2 kT एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और यही बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बाद में जब फ्यूजन होगा। मतलब इतना पास आएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो के Q1 Q2 बाई आर से लिखना पड़ता है। के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 Q2 आपको Z1 E Z2 न्यूक्लियस के चार्ज दे दिए जाते हैं और आर उनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी दे दी जाती है। हालांकि यहाँ पर इसकी वैल्यू सीधे, ये सवाल जेईई मेन का है, सरल बना दिया। एडवांस वाला होता तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी देना। के की वैल्यू देखो बेटा इन्होंने 1.38 इंटू 10⁻⁻23 दी है। टेम्परेचर बेटा निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी दी है 7.7 10⁻⁻40। तो ये 13 और टेम्परेचर ये हाँ ये कुछ सम कोई नंबर आएगा और 10⁻9 केल्विन आएगा। ऑर्डर पूछा है तो 10⁻9 केल्विन आ जाएगा। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट कि फ्यूजन कराने के लिए न्यूक्लियस को बहुत पास लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें बहुत ही हाई स्पीड से बेटा फेंकना पड़ता है और इतनी हाई स्पीड पाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टेम्परेचर पर ये जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम होते हैं ये गैसियस स्टेट में बेटा पाए जाते हैं। और गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है ना। तो इसलिए 3/2 kT जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी और वही अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरी नजरों में बड़ा, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशंस बेटा चाहिए होती हैं इस तरह के रिएक्शंस करवाने के लिए। आइए, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लर्निंग क्वेश्चन था बेटा। एक सवाल और करते हैं बेटा, तो तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बात उठाते हैं। ये बेटा ये तो बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, और इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाय सब्सटेंस न्यूट्रियॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, न्यूट्रॉन भी आते हैं, एंटी न्यूट्रिनो भी आते हैं, न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो लिखा है, न्यूट्रॉन पढ़ रहा हूँ मैं, न्यूट्रिनो, हीलियम, इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता होगा। प्रोटॉन एमिट नहीं होता बेटा, पता है ना। अरे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो तो निकलते ही बीटा डिके पार्टिकल्स बीटा डिके के दौरान, और हीलियम डिके में निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस डिके में निकलता है बेटा। ये बीटा माइनस बीटा प्लस न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है ना, बीटा प्लस में निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो बीटा प्लस में। तो ये तो सरल सवाल है, मुझे उम्मीद है कि ये सब हो जाएगा। तो मैं अगला सवाल उठा लेता हूँ। इस सवाल में हमने कोई खास चीज नहीं सीखी, कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बेटा इस सवाल को ट्राई करो। सर ए। ओके देखते हैं भाई। यस सर। बेटा इन्होंने कहा है इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम इज दिस। बेसिकली जब ऑर्बिट मेंशन नहीं होता है तो ग्राउंड स्टेट में ही बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं, यानी कि इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। तो देखो हाइड्रोजन के लिए जो माइनस 13.6 जो भी RH होता है एक्चुअली, जिसको हम 13.6 कहते हैं, अगर हाइड्रोजन की 13.6 है तो किसी हाइड्रोजन लाइक एटम की हो जाएगी 13.6 Z²/n²। ये एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में, और इसको अगर हम प्लस में लिख लें तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये 13.6 हाइड्रोजन की होती है ग्राउंड स्टेट की, इसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं जब Z1 और N1 होता है। ये ऑलरेडी दी है, तो यानी मतलब तुम्हें 13.6 लिखने की अथॉरिटी है। अब Z बराबर 3 डालना है और N बराबर डालना है 2। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है N = 2। तो 13.6 की बेटा, और Z की वैल्यू लिख दो 3² 9/4। तो ये 122 को 4 से डिवाइड करो, लगभग 30.6 आएगी करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा 122.4 / 4, ये आ जाएगा बेटा, है ना। ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें भी कोई बहुत टफ नहीं करता था मेंस में। अरे पता नहीं कैसे, जिस सीक्वेंस में हो गया वो सीक्वेंस में कराए दे रहे, सारे करा देंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं, टेंशन ना लो, इसलिए स्पीड में करा रहे हैं। जो टफ होगा उसको, एक्चुअली ये वो वाला ऐप अनइंस्टॉल हो गया, जिस ऐप में सुबह करा रहे, कुछ दिन करा रहे थे, वो मोबाइल मेरा चला गया है, कल आ जाएगा वो वाला मोबाइल। अरे मोबाइल ही चला गया, मतलब इस मोबाइल में है नहीं, उस मोबाइल में था। चलो अभी निकालते हैं तुम्हारे लिए, ये वाला पहले करो फिर ना निकालते। और सुनो, जो नया आया वो नहीं आएगा, पाड़े सवाल करो कायदे से, दिमाग ना लगाओ। ये अच्छा सवाल है,
बताओ बेटा। सर बी। बी तो मुझे गलत लग रहा है भाई। अरे बेटा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बेस्ड है बेटा, देखो ध्यान से। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी दिस इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री कौन अल्फा आता था जो सीधे न्यूक्लियस के सामने पड़ जाता था? याद करो, ये आर मिनिमम। यहां से अल्फा पार्टिकल फेंका था हमने काइनेटिक एनर्जी लेके, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 5 मेगा हो गया 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 10 की पावर माइनस 19, और पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इतनी है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2। अबे न्यूक्लियस नहीं दिया, अल्फा पार्टिकल इन इसका तो यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम न्यूक्लियस है। तो यूरेनियम में 92 होते हैं ना, 92। यस सर। 238 ठीक है, तो 92 हो जाएगा। तो 92 इंटू ई है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ये यूरेनियम का चार्ज हो गया इंटू अल्फा का चार्ज है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई आर मिनिमम। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा। देखो ए ऑप्शन आना चाहिए, ए दिखा रहा है, शायद ए है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ए ऑप्शन दिखा रहा है बेटा। अरे सेंटीमीटर में है बेटा, मीटर में तो नहीं निकाले हो आयुष? तो मीटर में ए बी आएगा, और सेंटीमीटर में शायद कुछ और आ सकता है। हाँ मीटर में 14 आएगा, सेंटीमीटर माइनस 12 आएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? सीधा सीधा है। अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया था, अभी लेक्चर खोल के दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत होगा।
हाँ, एंगुलर मोमेंटम तो तब कंजर्व करते हैं ना जब इम्पैक्ट जब इम्पैक्ट पैरामीटर ले लेते हैं। तो 2 आर्टिकल बेटा इसमें पढ़ाए थे, तो इम्पैक्ट पैरामीटर वाला क्वेश्चन जो आएगा वो एडवांस में आएगा, मेल्स में नहीं आएगा। मेल्स में यही आएगा हमेशा, जब भी आएगा यही आएगा मेल्स में। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्या हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों? यस सर। चलो, अब बच्चों हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस सवाल को दोबारा, तो एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? नहीं, अलग है। चलिए बेटा, एक बड़ा प्यारा सवाल है। बताओ बेटा क्या आएगा? ये पार्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा इन्होंने कहा द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम इज दिस एंड हीलियम इज दिस, इतनी एंड इतने रिस्पेक्टिवली अच्छा दी गई। इफ 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई, बेटा 2 ड्यूटेरियम यानी 2H1 एक हीलियम बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो आपको याद होगा कि एनर्जी रिलीज जो होती थी उसे हम 2 प्रकार से निकालते थे, या तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स करते थे, या फिर मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास एनर्जी ऑफ, एनर्जी लिख दे रहे हैं ना, मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी कंटेंट में इसकी मास एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती। तो फिलहाल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी घटानी है, तो जो क्यू वैल्यू आएगी, अब देखो पर न्यूक्लियन दी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 न्यूक्लियन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के, तो 7 × 4 ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की हो गई माइनस 1.1 और 4 यहाँ भी हो गए, 2 हीलियम है ना, तो 4 यहाँ भी हो गए, तो 28 - 4.4 तो 23.6 आ जाएगी बेटा। बच्चों ये देखिए जरा, बाइंडिंग एनर्जी को क्यू वैल्यू निकालना सिखाया था। मास एनर्जी के टर्म में लिखना है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C² करते थे, डेल्टा M × C², जिसे मास डिफेक्ट ऑफ रिएक्शन कहते थे, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। चूंकि जब एनर्जी निकलती है बच्चों तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है प्रोडक्ट में, मास एनर्जी घटती है बिकॉज मास ही एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो मास प्रोडक्ट का कम हो जाता है जब एनर्जी निकलती है, तो मास एनर्जी जिसे मैं एनर्जी कंटेंट कहा करता था क्लास में, वो घट जाता है। परंतु बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है सिस्टम से,
तो प्रोडक्ट चूंकि रिएक्शन में थोड़ी और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा बढ़ जाती है ना, स्टेबल और होते चले जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है, आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे, और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट पे बार बार जेई वाले क्वेश्चन बेटा पूछते रहते हैं, तो कोई डाउट हो किसी को तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो बेटा। एक सवाल हम और प्रस्तुत करेंगे आपके लिए, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये भी। सर बी। ओके, इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियस disintegrate into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1। कह रहे हैं एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पे था, ये दो टुकड़ों में बट गया, 1:2 की वेलोसिटी रेशियो है ना, v1 v2 मान लेते हैं, v1 बाई v2 जो है वो 2:1 है। द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियाई कह रहे कितनी रेशियो होगी। बताओ बेटा कैसे अप्रोच किया जाए इसको। सर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3। a to the power 1/3। यस सर। हाँ वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यहाँ a का अंदाजा तो दिया नहीं है। सर a तो मास होगा। हाँ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कह सकते हो ना। यस सर। या बिल्कुल सही कह रहे हो। जो रेडियस है ये प्रोपोर्शनल है a की पावर 1/3, और a है मास नंबर, तो वी कैन ऑल्सो से कि मास की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है ना, टोटल मास जो होगा, क्योंकि मास चूंकि a भाई m बराबर जो होगा, जो टोटल मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इनटू a के बराबर होगा, ये वाली चीज तो कांस्टेंट ही होगी। तो r को प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं मैं m मास की पावर 1/3, तो मोमेंटम कंजर्व कर दूं, तो m1 v1 बराबर m2 v2, v1 बाई v2 हो जाएगा m2 बाई m1, तो 1:2, और m2 बाई m1 को मैं लिख सकता हूं r2, m प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, तो r2 क्यूब बाई r1 क्यूब, जो मासेस का रेशियो होगा वही मास नंबर का रेशियो होगा, तो a प्रोपोर्शनल है r क्यूब के हो जाएगा, तो ऐसे समझ लो, तो सीधे r2 बाई r1 हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3। बट r1 बाई r2 पूछा है, सी होगा, सही लिखा है ना। एक सेकंड फिर से देखें, 2:1 था v1 बाई v2, तो m2 बाई m1 लिखा है, हमसे r1 बाई r2 पूछा है ना, तो c होना चाहिए क्या बेटा। r1 बाई r2 तो उल्टा हो जाएगा ना, 2 की पावर 1/3/1 हो जाएगा। क्या बनना, मैच कर रहा किसी का कि मेरा ही आ रहा केवल। ऑब्वियस सी बात है, यही आना चाहिए।
ठीक है, सर V1/V2 2/1 होगा। 2/1 कहाँ है? हाँ, ठीक तो है। अच्छा, यहाँ गलत लिखा है, 2/1, ये गड़बड़ है। तो 2/1, तो 2 की पावर 1/3/1, तो ये अब आ जाएगा 1/2 की पावर 1/3, ये ठीक है। तो देखिए मोमेंटम कंजर्व, अच्छा सवाल है, इसको आप हल्के में न लीजिए। मोमेंटम कंजर्व करवा ले रहे हैं, देखो मॉडर्न में भी। चलो, starting with a sample of pure copper 66, 7/8 of its decays into Zn in 15 minutes। 7/8 डिके हो गया, 7/8 रेस फ्रैक्शन डिके हो गया। करेक्ट। कितना पूछा, क्या है? हाफ लाइफ पूछा। आराम से करो भाई, टेक योर टाइम। सर डी। डी ऑप्शन, यस सर, डी पार्ट। और ये तो सीधा है भैया, ये तो सीधा। बेटा अगर नंबर n नॉड है तो 7/8 इन्होंने कहा बच्चा हुआ, नहीं डिके हो गया। तो अगर मैं हाफ लाइफ के टर्म में लिखूं तो अगर 7/8 डिके हो गया तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग तो n नॉड में से जो डिके हो गया 7n0/8, तो n0/8 बचा हुआ रिमेनिंग, और n0/2 की पावर 3 ये रिमेनिंग है बेटा। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 3 हाफ लाइफ हुए होंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 हाफ लाइफ में बेटा ऐसा होता है। तो 3 हाफ लाइफ अगर 15 मिनट है तो एक हाफ लाइफ 5 मिनट होगा, सीधा बेसिक से देख के बता सकते हैं। बताएं बेटा। ठीक है, चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सरल सवाल था काफी। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप नया फॉर्मूला सीखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम, वैसे ये है नहीं अपने कोर्स में ऑफिशियली, लेकिन नालायक कभी कभी दे देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम ए गिवन सोर्स L on passing through 36 millimeter of lead, it is reduced to I/8। मतलब ये लेड की प्लेट से बेटा गामा रेडिएशन पास करा रहे हैं आई इंटेंसिटी की, तो जो यहाँ से पास हो रही है कोई पर्टिकुलर थिकनेस होगी, I/8 इंटेंसिटी बाहर निकल पा रही है और हो जा रही है। तो इन्होंने कहा थिकनेस ऑफ लेड विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू I/2। वो थिकनेस बतानी है जो I/2 तक रिड्यूस करेगी। तो बेटा मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊं, ये एक्सरे में भी वैलिड होता है कि अगर बेटा डी डिस्टेंस की प्लेट को अगर क्रॉस कर रही है रेडिएशन हमारे एक्सरे या गामा रे, और इंसिडेंट का इंटेंसिटी ये है और इसका आई है, तो एक फॉर्मूला होता है I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू डी। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार जेईई मेन वालों ने हरकत की है, हिमाकत की है, ये सवाल पूछा, एक बार एक्सरे पे एक बार गामा रे पे निकला है। देखो ये
यहाँ पर बेटा म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप कुछ डिफाइन होता है, कांस्टेंट होता है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे नहीं। और डी है प्लेट की थिकनेस, आई नॉट है बेटा इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, और आई है ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो बेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। अगर इसको ऐसा करो पहले से ही लॉग में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी हो, बाकी अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पहले दिया आई नॉट बाई 8, इट इज आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू और 36 मिलीमीटर दिया है। फिर कह रहे आई नॉट बाई 2 हो जाए आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू, और ये मैं D2 मान लेता हूँ। बेटा दोनों को डिवाइड कर लो फिर लॉग ले लेना तो आंसर बेटा आ जाएगा आई थिंक। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इट इज ई टाइम्स म्यू D2 माइनस 36 12 आ जाएगा। अच्छा 12 आ रहा है तो लॉग ले लो दोनों तरफ। तो जैसा कि महोदय ने बताया कि ये 12 कुछ आ जाएगा। मुझे लगता है पहले ही लॉग लेना चाहिए ताकि म्यू कैंसिल आउट हो जाए, म्यू भी तो अननोन है यस सर। ना। हाँ पहले ही लॉग ले लेना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लॉग ले लें तो ln I पाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू डी। बस अब लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ln I बाई आई नॉट पहले वाले में 1/8 आ जाएगा माइनस म्यू 36, फिर ln हाफ करना है तो 1/2 हो जाएगा और ये D2 ये कट जाएगा, अब आ जाएगा। तो ये D2 इधर आ जाएगा 36 और ये ln 1/8 माइनस से माइनस उड़ा देंगे हम। तो ये 1/3 है, 36/3 12 आ जाएगा। तो इसमें मेनली बच्चों फॉर्मूला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला आप जरूर इसको याद रखिए, ठीक है। कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सेम फॉर्मूला एक्सरे में भी यूज होता है। एक्सरे जो एब्जॉर्ब होती है ना तो उनमें से भी एब्जॉर्ब होने के बाद जो रेडिएशन बाहर आता है प्लेट से उसके लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला ही होता है बल्कि। अब गामा रे और एक्सरे का तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ, वैसे ही बहुत ऑफिशियली जेई के कोर्स में नहीं है पर दोनों में लगा सकते हैं। नॉर्मल रेज के बारे में चूंकि एक्चुअली कई चीजों पे डिपेंड करता है, जो ये होता है ना बेटा ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो किसी पर्टिकुलर वे अब पता लगा विजिबल लाइट के लिए हो सकता है विजिबल लाइट मैक्सिमम ही अब्जॉर्ब हो जाए। तो जनरली क्या होता है ना बेटा जो बहुत लो वेवलेंथ की लाइट होती है जैसे कि एक्सरे और गामा रे, उनके पास इतनी एनर्जी होती है फोटोन की कि वो आर पार निकल जाती हैं, और जो हमारी विजिबल लाइट होती है वो उतनी आर पार ही नहीं निकल पाती है ना। उस पर उतनी एनर्जी नहीं होती फोटोन में, उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि वो नॉर्मल दीवार को आर पार नहीं कर पाती, मेटल तो दूर की बात है ना, पतली सी मेटल की थिकनेस को भी पार नहीं कर पाती है ना। इस वजह से शायद उसके बारे में मैंने बुक्स वगैरह में कम देखा है, एक्सरे और गामा रेज में मैं कंफर्म करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो ये काफी इम्पोर्टेंट हमको मिलता है। चलिए एक क्वेश्चन और है। कल भी समय निकाल करके, भी थोड़ा सा क्लासेस कम है तो कल भी समय निकाल करके इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट करेंगे। जल्दी से बताओ इसको कितना आएगा। ये न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, ये न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है इज डिनोटेड बाय, कोई एक्स है, एन अल्फा लिखा है, फिर लिखा है 7 लिथियम 3। इसका मतलब समझते हो बेटा, इस तरह से लिखने का क्या मतलब होता है? इस तरह से लिखने का मतलब कर रहा है। हाँ इस तरह से लिखने का मतलब होता है तो एक्स कोई न्यूक्लियाई है, उससे न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है बेटा, न्यूट्रॉन 0 1 होता है और उससे लिथियम बन रहा है बेटा। और ये जो होता है ये कौन सा पार्टिकल निकला है प्रोडक्ट में, और ये होता है कौन सा पार्टिकल स्ट्राइक किया है रिएक्टेंट में, है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल है तो ऑफ कोर्स 4 2 होगा, है ना।
ये इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, अगर आप आई रूट ऑफ देखेंगे तो लाइन से इस तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस x के बारे में बता पाएंगे कि ये x क्या है, क्योंकि इसका मास नंबर और z, यहाँ पर बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करने हैं। मैंने बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पढ़ा रखे हैं, तो जल्दी से बता दो बेटा a की वैल्यू क्या होगी। और सर ए है। ऑप्शन ए। conservation of mass number a plus 1 will be 7 plus 4, so a will be 10 and z plus 0 will be 3 plus 2, so z will be 5. okay, तो 10 5 भी करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही सरल सवाल है। तो ओके, तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये वंस अगेन बहुत ही सरल सवाल है। चलो बेटा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो। कल हम जो लास्ट के 3 साल के ऑनलाइन क्वेश्चन है वो श्रेयांश ने मुझे भेज दिए हैं, एटॉमिक फिजिक्स के पिछले 3 साल के 2019 18 19 19 20 21 के, तो वो सारे के मैं कल करा दूंगा। ये मैं पता नहीं कौन सा ऐप पड़ गया, इसमें सबसे पहले पुराने दिए हैं, तो हम लोग वही पहले, हाँ उससे भी निकल आएंगे। बाकी मेरे पास पूरी फाइल भेज दी है PDF बना के, तो ये तो बहुत अच्छा है। सीधे मैं पेपर टैबलेट पे डाल दूंगा PDF एक एक करके, मुझे बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, अटैच नहीं करना पड़ेगा। इसमें से थोड़े तो हमने उस दिन कर ही लिए थे, 8-10 सवाल तो उस दिन कर लिए थे 1 घंटे में। ठीक है बच्चों, कल सुबह रख लें क्लास, स्कूल तो होगा नहीं कल। अच्छा ठीक है। नहीं, 12 से 2 मेरी कल क्लास एक्चुअली सुपरिटेंडेंट वालों की। चलो इस सवाल को कर लो, तो हम तक ले लेंगे कल, कोई एक क्लास तो ले लेंगे कल 100%। सर थोड़ा शाम को रखिए, अल्फा न्यूक्लियस, ओके कल है मैथ्स क्या? सर डेली तो होली कल तो नहीं होगी। अच्छा bombard a heavy nucleus target of charge AD, then the distance of closest approach for the alpha particle। तो इतनी एनर्जी है और क्लोजेस्ट अप्रोच के समय ZE into 2E डिवाइड बाई R के बराबर हो जाएगा। तो R किसके प्रोपोर्शनल? यार ये तो ये 1/m और ये दोनों के प्रोपोर्शनल। ये सर दोनों आ रहा है इसमें। हाँ दोनों करेक्ट है भैया। सर m तो कांस्टेंट होगा ना, लेकिन डिपेंड तो m पे भी। अच्छा ये बात यार स्मार्टनेस वाली बताई तुमने। लेकिन मैथमेटिकली अगर देखा जाए, हम वेरिएबल तो नहीं है, लॉजिक तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर तो मैथमेटिकली देखना है ना। ऐसे तो किसी गिवन उस पे यस सर, बी भी सर गिवन है, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी दी गई है। हाँ कह तो सकते हो वैसे। अब लेकिन अगर एक ही पिक करना हो, m थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो अगर मुझे एक ऑप्शन टिक करना हो, वैसे तो ये मेरे हिसाब से बोनस देना चाहिए, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन टिक करना है तो फिर मुझे बी पार्ट ही, मतलब ये वाला पार्ट, सी पार्ट ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट। लॉजिकल रीजन समझ आया मुझे उसका, कार्तिकेय का।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतने समाचार काफ़ी हैं और थोड़ी थकान से महसूस हो रही है। कल बात करेंगे, कल हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। एक सेकंड में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि कौन सा आंसर दिया था। हाँ सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा। बी ऑप्शन बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मास तो बदल ही नहीं सकते, मास तो कांस्टेंट है, तो अल्फा पार्टिकल तो कि सभी सेम ही होंगे, भी वेरी कर सकते हैं ना। चलो हाँ बेटा बोलो। हाँ तुम्हारे, हम देखो हम खारिज नहीं कर रहे हैं, तुम नहीं समझे। अगर मोर देन वन करेक्ट होगा तो हमारी सुनोगे तो बी और सी दोनों सही है, लेकिन फिर भी अगर एक टिक करनी हो तो 1/c टिक कर देना, सी मोस्ट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जब दो सही में से एक ज्यादा सही सिलेक्ट करना हो तो कोई ना कोई पेज तो दिखाना पड़ेगा का, इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। बी और सी तो संतुष्टि चाहिए तो बी और सी दोनों सही, हम बताए दे रहे, जाओ ठीक है। ओके चलिए बच्चों, दैट्स ऑल, आज इतना प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में हम लोग नए वाले करेंगे। श्रेयांश ने क्वेश्चन भेज दिए हैं मुझे। ओके